चलिए हम लोग वर्क को प्रारंभ करें। पिछले क्लास में हम लोग चल रहे थे भारत के बारे में, हम लोग भारत के भूगोल पे पढ़ रहे थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन हम लोग देखे थे जिसका नाम था कृषि। आज इसको हम लोग लास्ट करेंगे। कृषि में आप सभी को बताए थे कैसे रबी फसल, कैसे खरीफ, कैसे जायद, किसका कैसे संबंध था। इसमें आपको लगभग चीजें पिछले क्लास में हुए थे। आज हम चाहते हैं मानचित्र के माध्यम से उसमें थोड़ा सा और आपको कंसेप्ट दिया जाए। देखिए भारत में ये जो बेल्ट आप देख पा रहे हैं, ये बेल्ट मुख्य रूप से यहाँ ये धान के उत्पादन का मेन जगह है। इन बेल्टों में ही धान मुख्य रूप से उत्पादित किए जाते हैं। और यहाँ पे भी दो तीन बात आपको आते हैं। पहला नंबर, ये तमिलनाडु जो आप देख रहे हो दक्षिण में, दक्षिण भारत का सबसे बड़ा धान उत्पादक राज्य है। कई बार लड़के केवल पश्चिम बंगाल ही रट के रखे रहते हैं और आपको पूछ देगा दक्षिण भारत का सबसे बड़ा धान उत्पादक राज्य कौन है? तमिलनाडु। दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है, तमिलनाडु में गेहूं की खेती नहीं होती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात। क्यों नहीं होती है सर, क्यों नहीं होती है तमिलनाडु में, आखिर क्या है? तो तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां गेहूं के फसल ठंड में होते हैं और ठंड के मौसम में लौटते हुए मॉनसून से तमिलनाडु में वर्षा होती है। और वर्षा अगर 100 सीएम से ज्यादा हो जाती है तो आप समझ रहे हो कि गेहूं का फसल नहीं हो पाएगा, वहां धान का फसल होगा। और इसीलिए तमिलनाडु में गर्मी में भी धान रोपे जाते हैं और ठंडा में भी धान रोपे जाते हैं। राइस ही, धान ही 2 बार रोपे जाते हैं। देखो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंसेप्ट हो गया, क्योंकि हम लोग के यहाँ केवल आने वाले मॉनसून से वर्षा होती है और तमिलनाडु में आने वाला और जाने वाला दोनों से वर्षा होती है। और इसीलिए ज्यादातर किसान ऐसे 2 बार, जो किसान ज्यादा एकदम मेहनती है वो 3-3 बार तक फसल लेते हैं। गर्मा धान उनका अलग होता है, बाकी उनका मानसून वाला धान वो अलग होता है और इसके बाद ठंड के समय में वो अलग धान देते हैं। और इसमें जैसा ठंड हम लोग के यहाँ है उतना कड़ाके की ठंड यहाँ नहीं पड़ती है। ये भी बात ध्यान रखना, कारण कर्क देश में विषुवत रेखा के नजदीक, तो जितना ठंड बिहार में है इतना ठंड का अनुमान इधर नहीं लगाइएगा, वहां गर्म ही रहता है। हाँ, आजकल उसी वेराइटी में 3 जो धान, गर्मा धान, मानसून धान और जो ठंड का धान है, ये वेस्ट बंगाल के भी कई जगहों में किसान यहाँ भी 3 बार फसल उपजा लेते हैं। तो अब आपको बिल्कुल दिमाग में सेट कर लेना है, तमिलनाडु से धान का संबंध और धान के फसल यहाँ हो गए। अब देखो ये सब क्यों पढ़ रहे हो? केवल परीक्षा के लिए नहीं, दैनिक जीवन में उतारने के लिए। अगर आप कभी भी यहाँ गए हो तमिलनाडु में किसी परीक्षा का सेंटर, अब आप वहां पे जाते हो और वहां पे होटल में कहते हो रोटी और सब्जी लाई। अब आप ही बताओ, यहाँ गेहूं नहीं होते हैं तो गेहूं यहाँ से आएगा तो रोटी और सब्जी यहाँ महंगे होंगे। अब इसमें अगर मान ले यहाँ पे धान होता है तो ये निश्चित रूप से यहाँ पे अगर आप चावल और कुछ खाते हैं तो वहां सस्ता होगा। इसीलिए आप देखोगे एक चीज और, दक्षिण भारत में गेहूं होता ही नहीं। अभी जस्ट गेहूं का मानचित्र आपको दिखाएंगे तो गेहूं देखो, साउथ में गेहूं के मानचित्र में आप देख पा रहे होंगे गेहूं इन बेल्टों में मेन है, गेहूं नीचे के बेल्ट में नहीं है। और इसीलिए सभी आप लोग देखे होंगे एक इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ के बेल्ट जब साउथ में आप जाओगे तो वहां पे आपको सभी को याद होगा कि इधर जाने पर गेहूं से बना आइटम महंगा बहुत ज्यादा होगा, चावल से बना एकदम सस्ता होगा। इसीलिए इधर इडली, डोसा ये सब तुमको सस्ता मिल जाएगा। लेकिन अब तुम गया घूमने के लिए केरल, तमिलनाडु और कहोगे समोसा, बस तो समोसा मैदा से गेहूं से बनेगा, यहाँ गेहूं है ही नहीं। अब एक समोसा का मांगेगा 25 रुपया।
वही 25 रुपया का तुम मारोगे डोसा तो एकदम पूरा प्लेट भर के डोसा खाओ। अब तुमको खाने का भी अकल नहीं रहेगा तो भूगोल कैसे ठीक होगा? भूगोल ठीक करने के लिए तुमको कुछ नहीं करना है, रटना नहीं है। तुमको सिर्फ और सिर्फ सोचना है कहाँ है और वहां क्या होता है और कैसे वहां पे उन बेल्टों में हमें क्या करना चाहिए। ये चीज जो जैसे ही समझ लोगे तो बस सही होगी। अब जो बच्चे साउथ के गए तो आप समझ गए कि डोसा किससे बनेगा, इडली किससे बनेगा। नहीं भी बनाने कोई आता है, कोई तुमसे पूछे कि डोसा बनाने आता है, इडली बनाने आता है, किस चीज से बनता है, कहना भाई नीचे तो केवल चावल होता है, तो जरूर ये दोनों चावल से बनता होगा। ऐसे ही क्लियर है। क्यों? क्योंकि गेहूं नीचे होता ही नहीं है तो गेहूं के आटा से नहीं बनेगा। तो अब आपको ये बात कंसेप्ट से समझ में आ गया कि हम जहां पे हैं वो कैसे यहाँ पे रहेंगे। चलिए अब इसमें ध्यान दीजिए। गेहूं का बेल्ट आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से समझिए। गेहूं में आपको बताए हैं पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, इन बेल्टों में गेहूं खास होते हैं। झारखंड में भी गेहूं है, थोड़ा एक गौण उत्पादक क्षेत्र है। नीचे तो देखो एकदम कंप्लीट गेहूं होता ही नहीं, नीचे कंप्लीट गेहूं नहीं होता है। तो अब आप ये देख पा रहे होंगे कि कैसे किस तरह की स्थिति हो गई। अब अगला नंबर देखिए ध्यान से, कपास का उत्पादक क्षेत्र। देखो कपास का मेन जो सबसे उत्पादक है, कपास में काली मिट्टी में होती है और इसीलिए गुजरात और महाराष्ट्र का बेल्ट, ये मेन ध्यान रखना कि मुख्य कपास उत्पादक क्षेत्र है। ये मेन सबसे ज्यादा तुमको ध्यान रखना है। और यहाँ पे यह जो तुम देख रहे हो, ये जो बेल्ट है इसका नाम है पटसन। इसी को जूट कहते हैं। जूट, जूट के उत्पादन में इंडिया वर्ल्ड में प्रथम है। जूट, इसी को सन कहते हैं, पटुआ कहते हैं, पटसन कहते हैं, सब एक ही है। चूल्हा पोतने वाला जो तुम देखा होगा ना, उसी को पटुआ पटसन कहते हैं। आलू वगैरह की जो बोरी होती है वो बोरी इसी जूट के बोरा से बनाए जाते हैं। तो अब आपको बिल्कुल जूट वाला बोरा बिल्कुल समझ गया होगा। ये जूट मेन रूप से पश्चिम बंगाल में ही सबसे ज्यादा होता है। आपसे कभी भी पूछा जाए कि बताओ जूट के उत्पादन में प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल का हो। अब बिहार का जो जिला, ऐसे जनरली यहाँ इधर जूट नहीं होता, जो बिहार का जिला पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है तो वहां जूट का उत्पादन होता है। अब आप ही से पूछे कि बिहार का कौन सा जिला में जूट उत्पादन होता है, तो बिल्कुल एकदम साफ हो गया होगा किशनगंज और पूर्णिया। ये दो मेन जो देख रहे हैं पूर्णिया, ये खास करके यहाँ जूट का उत्पादन कटिहार में भी हल्का होता है। ये आपको किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, इधर आपको तीनों ध्यान रखना है। जूट का कुछ उत्पादन होता है, पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है इसे। तो अब आपको ये लाइन क्लियर हो गया, जूट क्या होता है समझ गए। आलू वाला बोरा जो देखा होगा, जो बच्चा वो भी नहीं देखा तो पैर पोछने वाला बोरा देखा होगा घर में। प्लास्टिक के बोरा में तो पैर नहीं पोछोगे, तो जो पैर पोछने वाला बोरा है ना वो जूट का बना होता है और वो जूट का उत्पादन इन बेल्टों में होता है। बाकी अब समझ गए होंगे कि वर्ल्ड में जूट का उत्पादन में इंडिया फर्स्ट है, क्योंकि बाकी देश इसका उत्पादन नहीं करता है। बाकी देश इसका उत्पादन नहीं करता है। अब मेन बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल, यही दो हिस्सा है। आजादी के बाद सबसे बड़ा अगर प्रभाव पड़ा है तो वो जूट उद्योग पर प्रभाव पड़ा है। कारण जितने फैक्ट्री थे वो बांग्लादेश में चले गए और जूट उत्पादक क्षेत्र इंडिया में चले आए। तो कई बार क्वेश्चन बड़ा कंसेप्ट लेवल पर देता है, आपको क्वेश्चन दे देगा। देखो कैसे, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में किस उद्योग को गहरा धक्का लगा? अब उसमें देगा कपास उद्योग, चाय उद्योग, जूट उद्योग, ऐसा दे देगा आपको। तो आपको खुद से समझना है कि अरे इशारा बहुत जबरदस्त है। आजादी का मतलब 1947 और 1947 में भारत से पाकिस्तान अलग होने में ये बांग्लादेश भी हमसे अलग हुआ और ये जैसे ही अलग हुआ तो सभी फैक्ट्री यहाँ चले गए
और इसके कारण जूट उद्योग को गहरा धक्का लगा। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है जिसको आपको दिमाग में सेट रखना है। तो जूट और कपास का भी मानचित्र आपने देख लिया। अगला नंबर देखिए, पिछले क्लास में गन्ना के बारे में आपको समझाए थे। सबसे ज्यादा गन्ना उत्तर प्रदेश में होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चीनी के मिल ये दक्षिण भारत में होते हैं। दोनों में अंतर है। आपको कभी भी क्वेश्चन दे देगा कि चीनी मिल सबसे ज्यादा, तो ध्यान रखना चीनी मिल पहले उत्तर भारत में ही ज्यादा थी। पहले बिहार में भी पूरे सभी जगह, यूपी में पूरे सभी जगह, पूरे जो भी मिल वगैरह भी थे ये उत्तर में ही ज्यादा थे। लेकिन आजकल जो आप देखोगे सबसे ज्यादा चीनी के मिल दक्षिण भारत में तुम्हें मिलेंगे। उत्तर भारत में चीनी के मिल कम है। अब ऐसा क्यों? एक बहुत अच्छा प्रश्न भी है। गन्ना के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? इसमें वायुमंडल में नमी होना गन्ना के लिए सबसे आवश्यक बात। और इसमें मेन क्या दिक्कत है? यूपी बिहार के बेल्ट में हवा में नमी कम रहने पर गन्ना बीज से भाग उसका थोड़ा पड़ जाता है। दूसरा नंबर, इन बेल्टों में एक और खराबी है, गन्ना के मिल सरकारी थे और सरकार ने किसानों को गन्ना ले लिया, बदले में पैसा पे नहीं किया। धीरे धीरे गन्ना के मिल बंद हो गए। ये जो देख रहे हो ये बेल्ट है, लेकिन बिहार में भी काफी ज्यादा गन्ना इधर उत्पादन होते थे। लेकिन इन बेल्टों में जो गन्ना के मिल थे वो किसानों की गन्ना लेके भी पेमेंट नहीं किए, बेचारे किसानों के भी पैसा डूब गए और मिल भी बंद हो गए। तीसरा नंबर, आप समझ ही रहे हो कि इन बेल्टों के सड़कों पर गन्ना लगा हुआ कुछ भी जाएगा, ट्रैक्टर, बैलगाड़ी, तो ये सब कारण खींचा खींची भी इधर बहुत ज्यादा होता है। गन्ना एक ऐसा मटेरियल है जिसको आप ज्यादा दिन तक जैसे ही काटने के बाद रखोगे तो उसके बाद उसके रस सूख जाएंगे। वो कटा और तुरंत मिल के पास पहुंचना है, और उसको अगर तुम मिल के पास तुरंत नहीं पहुंचाओगे तो फिर उसमें भी समस्या है, रस सूख जाएगी। और पहुंचाने समय जिस गांव से गुजरेगा और सब लोग गन्ना की खेती नहीं करें, तो बस गांव वाले तैयार हैं कि बस बस आने दो, पीछे से खींच लेना है, 2-3 खींच लिए तो एकदम वीर बहादुर लेके निकले। अब ये सब समस्याएं इन बेल्ट में धीरे धीरे होने के कारण गन्ना के लिए ये भी क्षेत्र अच्छे थे, लेकिन अब यहाँ के किसान रोकना कम कर दिए। और ठीक उल्टा, दक्षिण में समुद्र किनारे होने के कारण वायुमंडल में नमी ज्यादा है। दक्षिण में मिल अभी भी एक्टिव है, दक्षिण में मिल किसानों के नजदीक है। सरकार की पॉलिसी गन्ना के किसानों के साथ दक्षिण में सही चल रहा है, और इसीलिए गन्ना के मिल कभी भी पूछेगा तो दक्षिण भारत में ज्यादा, गन्ना का उत्पादन कहेगा तो उत्तर भारत में ज्यादा, क्योंकि ये ज्यादा उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी का हिस्सा। तो अब हम लोग एक गन्ना की बात भी देख ली। अगला नंबर देखो, आपको मेन इंटरनल रीजन समझना होगा, इसीलिए हमने मानचित्र लाया। क्वेश्चन कभी मूव करेगा ना तो मानचित्र ही तुमको काम दे। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात समझा रहे हैं वो समझो। तंबाकू बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है। इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि भारत में सबसे अंतिम में आने वाला फसल अगर कोई है तो वो तंबाकू है। ये 1500 ईस्वी में भारत में आया पुर्तगाल के द्वारा। आपको कभी भी देखो क्वेश्चन दे देगा, कभी भी क्वेश्चन दे देगा कि मौर्य काल में, इसमें दे देगा आपको कि सल्तनत काल में, दे देगा प्राचीन काल में, हड़प्पा काल में किस फसल से परिचित नहीं थे, और जान के दे देगा चॉइस से कपास। कपास दे देगा, चॉइस बी में दे देगा, इसमें मान ले दूसरा फसल आपको दे देता है धान, तीसरा फसल आपको दे देता है गेहूं, चौथा फसल आपको दे देता है सरसों, चौथा में आपको दे देता है तंबाकू, और पांचवा में दे देता है कि एक से अधिक, और इसमें कोई नहीं। बीपीएससी का क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी किससे परिचित नहीं थे। अब उसमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि कपास से सूती वस्त्र बनते हैं, और हड़प्पा सभ्यता भारत की पहली सभ्यता है जो कपास का उत्पादन किया। कपास भारत का मूल फसल है, और इसीलिए आपको ध्यान रखना है कपास तो होगा ही। धान मुख्य फसल नहीं थी, लेकिन धान की भूसी आप जानते हो लोथल में मिला है, रंगपुर में मिला है, तो धान भी था, गेहूं भी फसल था,
तंबाकू तो एकदम 1500, मतलब आपको पूछा जाएगा पहला मुगल बादशाह जिसने तंबाकू का प्रयोग किया, पहला मुगल बादशाह जिसने तंबाकू का प्रयोग किया, वो बिल्कुल सही आंसर है अकबर। अकबर के समय, हमने इसीलिए 1500 आपको बताया, अकबर के समय ही सबसे पहले तंबाकू आया। तंबाकू में उस समय घास गुड़गुड़िया चलता था। गांव देहात में देखोगे ऊपर से जल रहा है, पानी है, गुड़गुड़ कर करके अपना खींच रहे हैं। तो पुर्तगाल के लोग समझाए कि देखिए बादशाह, तंबाकू में लाभ भी है और हानि भी है, बिल्कुल हुक्का जिसको कहते हैं। और पुर्तगाल के लोग हुक्का लाए और मुगल बादशाह अकबर को कहे कि तंबाकू में बहुत ज्यादा लाभ और बहुत ज्यादा हानि है, और हानि नहीं हो इसके लिए इसको पानी से गुजारते हैं, तो हानिकारक चीज पानी में घुल जाएगा, केवल लाभदायक चीज आपको मिलेगा, थोड़ा टेस्ट करके देखिए। और अकबर हुक्का लगाया, गुड़गुड़ वहू किया कि भाई चले खींचते हैं थोड़ा। और अकबर खींचा तो ठीक है, लेकिन अकबर के जो वैद्य थे, बादशाह लोग के पास वैद्य होते थे, अब ये वैद्य लोग जो थे वो लोग मना किए कि नहीं, आप इसको नहीं पीजिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और इसमें अकबर उसको छोड़ दिया, और अकबर लेकिन परमिशन दे दिया कि हाँ तंबाकू रोको, अच्छा चीज है, चलो कोई बाकी लोग पिएगा। लेकिन जब अकबर के बाद जहांगीर आया, तब तक भारत में बहुत ज्यादा तंबाकू लोग रोकना शुरू कर दिए। अब इसमें हुक्का, खैनी, ये सब इतना ज्यादा हो गया कि जहांगीर तंग आ गया, जिसको देखो वो अपना भींच करके नशा में एकदम मस्ती में चल रहा है काम। जो लोग नशा में हो जाएगा तो राजा से ऊपर राजा तो अपने हो जाता है, और इसी कारण से अब राजा को लगा कि अब तो हम ही को कोई राजा नहीं मानेगा, क्यों खींच लिया है कस के। अब उसको कहेंगे हम राजा हैं तो कहेगा कि हमसे ज्यादा राजा तुम ही हो गया है। बिल्कुल देखो कौन राजा, कहाँ राजा, कौन सा राजा हो तुम। और यही कारण जहांगीर कहा कि तंबाकू बंद करो, तंबाकू पर उसने रोक लगाया। और आपसे कभी भी पूछा जाए तंबाकू के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, बिहार के इन बेल्टों में भी आज भी जाओगे तो तंबाकू इधर होते हैं। और तंबाकू सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं, तो आंध्र प्रदेश, आज भी नाम है आंध्र प्रदेश, तंबाकू के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है आंध्र प्रदेश। ऐसे तंबाकू कितने बेल्टों में होते हैं जिसका मानचित्र आपको अवेलेबल करवाया है। तो अब हम लोग जरा ध्यान दीजिए, अब आपको एकदम आंध्र प्रदेश दिमाग में सेट रहेगा कि तंबाकू पीने से आंध्र हो जाएगा, आंध्र प्रदेश दिमाग में बैठाए रखेंगे। चलिए अगला नंबर हम लोग देखें, चाय और कहवा। बिल्कुल देखो मानचित्र में क्लियर है, जो डीप कलर का है वो चाय है। पूरे पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, ये सभी जो बेल्ट देख रहा है, अरुणाचल प्रदेश, ये सभी बेल्ट में हल्के जो बेल्ट देख रहे हो सब जगह चाय होते हैं। चाय हल्का यहाँ केरला क्षेत्र में भी होता है। और बाकी ध्यान रखना है, ये कहवा जो है सबसे ज्यादा आपको याद है, कहवा कहाँ, कर्नाटक में होते हैं। ऐसे तमिलनाडु और केरल में भी कहवा के उत्पादन किए जाते हैं। और इसमें आपको क्वेश्चन दे देगा कि कहवा निम्नलिखित में कहाँ उत्पादित नहीं होते। अब इसमें क्वेश्चन में चॉइस देगा तमिलनाडु, चॉइस दे देगा केरल, चॉइस दे देगा कर्नाटक और चॉइस दे देगा उड़ीसा। तो आप बिल्कुल समझ में आ गया कि हाँ उड़ीसा में कहवा नहीं होता है। तो अब इसमें पूरा लाइन एकदम आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगला नंबर हम लोग चलते हैं। तो देखिए अभी इन फसलों में अब एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, और हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा जो इम्पोर्टेंट है उसको आप एकदम ठीक कर लीजिए। ध्यान दो, जो भी फसल, उन फसलों का एक अलग से अनुसंधान सेंटर बनाया गया, और अनुसंधान सेंटर जो जो इम्पोर्टेंट है वो आपसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम यही चलते हैं, तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो आपको ध्यान रखना है कि सर समझ गए, तंबाकू अनुसंधान जो देख रहे हो ये कहाँ है, राजमुंद्री। और राजमुंद्री कहाँ है, आंध्र प्रदेश।
बिल्कुल देखो, एकदम दिमाग में बैठाते जाओगे कि एकदम पूरा हमारा कंसेप्ट, जब तक मानचित्र नहीं रहेगा, खाली दाएं बाएं लिखोगे तो नहीं याद हो। मानचित्रों पर बैठाओगे तो लगेगा कि सर याद आ गया। तंबाकू सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश का जगह हो गया राजमुंद्री, और राजमुंद्री का मतलब हो गया कि राजा राजा लोग तंबाकू खींचा था, अकबर से ध्यान में सेट करना, और इसीलिए राजमुंद्री आंध्र प्रदेश तंबाकू अनुसंधान केंद्र है। दूसरा देखो, अब राजमुंद्री तो बच्चे जानते हैं, लेकिन अब यहाँ पर देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन आए। अगला एक बहुत बढ़िया है आपके लिए क्वेश्चन, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय समुद्री मत्स्य पालन जो है मछली अनुसंधान केंद्र कहाँ, मसाला बोर्ड कहाँ है, और रबर बोर्ड कहाँ है। तो तीनों चीज पूरे भारत में समुद्री मछली पकड़ने में सबसे आगे कौन है? केरल। आपको ध्यान रखना है, समुद्री मछली पकड़ने में केरल सबसे आगे, और इसी कारण से समुद्री मछली अनुसंधान संस्थान यह भी कोच्चि केरल में है। मसाला जो है बोर्ड ये भी कोच्चि में है, और रबर बोर्ड ये भी कोट्टयम कोच्चि केरल में ही है। कोट्टम मेन जगह है, कोट्टम, यह भी आपको ध्यान रखना है केरल में। इसके बाद हम लोग जरा ध्यान से समझें, जो जो इंपॉर्टेंट है एक नजर आपको पूरा बढ़िया से सुन लेना है। अब इसमें ध्यान दीजिए, हैदराबाद वाला यह क्षेत्र थोड़ा इंपॉर्टेंट है, शुष्क कृषि अनुसंधान केंद्र। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज है, खेती में धान वगैरह में ज्यादा पानी चाहिए। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ केंद्रीय शुष्क कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है। अब कोई व्यक्ति कहे शुष्क कृषि, देखो कैसे याद करोगे, देखो ये सब परमानेंट तुमको याद हो जाए। जो बच्चे का गड़बड़ी है एकदम लगेगा कि सर इसको एकदम लाइफ टाइम हमको याद हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं। जैसे ही हम बोले शुष्क कृषि, तो कहना सर कृषि में तो पानी चाहिए, और हम कह रहे हैं शुष्क कृषि अनुसंधान केंद्र, कहना शुष्क कृषि है, ऐसा कोई कृषि होता है? पानी देंगे तब कृषि होता है, सूखा सूखा में खेती होता है नहीं होता है। और ऐसे हैदराबाद दिमाग में बस सेट रखे, देखो एकदम छोटी बात दिमाग में सेट रखेगा, परमानेंट तुमको याद होगा। परीक्षा में जैसे ही कहेगा शुष्क कृषि अनुसंधान केंद्र, कहना शुष्क कृषि है, शुष्क कृषि तो नहीं होता है, हम लोग तो भीगा हुआ खेती करते हैं। और ऐसे ध्यान रखना है, हैदराबाद दिमाग में सबका सेट हो गया हो। बाकी इधर राजा के खींचने वाला तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहेगा राजमुंद्री, शुष्क कृषि अनुसंधान केंद्र कहेगा हैदराबाद, इसी में आपको कहेगा समुद्री मछली अनुसंधान केंद्र कोच्चि। तो अब हम समझते हैं कि ये आपको पूरा दिमाग में एकदम आपका बैठते जा रहा है। अगला नंबर बहुत ध्यान रखना है, चावल अनुसंधान केंद्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, एकदम देखो दिमाग में सेट रखना है कि सर डेली तो काट काट के चावल खाते खाते तंग आ गए हैं सर, डेली चावल कट कट मारते रहते हैं, और जगह भी है कटा कटा। देखो एकदम दिमाग में सेट रखेगा, जब कहेगा चावल, कहना चावले तो काटते काटते हम परेशान है, डेली समोसा काटने के लिए बेदम रहते हैं। डेली घर में कहते हैं आज चाउमीन मंगा दो, मंचूरियन मंगा दो, कोई मंगाता ही नहीं है, डेली कट करने के लिए चावल दे देता है सब, बस दिमाग में आ गया। जैसे ही कहेंगे चावल अनुसंधान केंद्र, कहना सर समझ गए, कट चावल डेली, और कटक कहाँ है? उड़ीसा, दिमाग में आपका उड़ीसा भी बिल्कुल बैठ गया हो। तो चलिए अब इसमें हम लोग को ध्यान देना है। अगला नंबर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब देखो ये तो बहुत आसान है, ये तो सब बच्चे को याद हो गया होगा, केंद्रीय पटसन अनुसंधान केंद्र। पटसन मने समझ गया होगा, पटसन का मतलब आप समझ गए होंगे। जैसे ही कहेंगे पटसन अनुसंधान केंद्र, पटसन मने पटुआ, जूट, और जूट मने कहाँ हो गया? कोलकाता। तो केंद्रीय पटसन अनुसंधान या और रेशा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कोलकाता में। और जूट कृषि अनुसंधान संस्थान एक बैरकपुर में है, जहां से मुख्य रूप से 1857 के विद्रोह शुरू हुआ। देखो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पटसन के संबंधित रेशा के अनुसंधान केंद्र कलकत्ता है, लेकिन अगर आपको मेन दे देगा जूट कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है,
तो आपको ध्यान रखना है कि जूट कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो जूट कृषि अनुसंधान केंद्र बैरकपुर में। पटसन और कपास अलग है। पटसन मने हो गया जूट वाला बोरा, कपास मने सूती कपड़ा, दोनों में अंतर है। जूट की खेती कैसे होगी डेवलप, ये बैरकपुर में उसका अनुसंधान केंद्र है। लेकिन जूट बनने के बाद रेशा का कैसे अनुसंधान करें, उसमें कैसे रिसर्च करें, ये कलकत्ता में अनुसंधान केंद्र। दोनों में देखो डिफरेंस क्या है, ये तो समझ गया होगा। अगर रस्सी के डेवलपमेंट दिमाग में रखना है तो ये कलकत्ता है, लेकिन जूट का खेती दिमाग में रखना है तो ये बैरकपुर। तो अब आपको बिल्कुल दिमाग में आ गया जूट अनुसंधान केंद्र, जूट से संबंधित रेशा के अनुसंधान केंद्र, एकदम ट्रिक याद ही हो गया होगा। बैरकपुर छावनी मंगल पांडे को फांसी दी गई इसी जूट के रस्सी से, और इसलिए जूट कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है, बैरकपुर। बाकी जैसे ही आपको ध्यान रखना है कि संबंधित रेशा, तो कलकत्ता हो जाए। अगला नंबर आपको एकदम ध्यान देना है, छोटा छोटा अनुसंधान केंद्र है। इसमें देखो दोनों चीज, दलहन अनुसंधान केंद्र, दाल वाला अनुसंधान केंद्र, एक कानपुर में, बिल्कुल दिमाग में सेट रखना है। दाल का अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो आपको दिमाग में सेट रखना है कि दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, कानपुर। कानपुर आपको ध्यान रखना है, कानपुर में दलहन अनुसंधान केंद्र स्थित है। और लखनऊ में केंद्रीय औषधि और सुगंधित पौधा का अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट दोनों। जब कहेगा गन्ना अनुसंधान केंद्र और औषधीय एवं सुगंधित पौधा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, लखनऊ। ध्यान दीजिए फिर से, आपको एकदम दिमाग में आ जाएगा। जैसे ही कहेंगे गन्ना तो कहना सर गन्ना लाखों में एक फसल है, भगवान की गलती है गन्ना बनाने, ईश्वर भी कहीं कहीं मिस्टेक कर गया भाई, भगवान से भी गलती हो गई। क्या गलती हो गई भाई भगवान से, तो भगवान से गलती हो गई, सोना में सुगंध नहीं दे पाए, सोना में सुगंध नहीं दे पाए। सोना इतना सुंदर था, अगर थोड़ा सुगंध दे देते तो कितना मजा होता, कितना बढ़िया होता। लड़के लोग भी नाक कान सब जगह, नाक में भी 6-7 छेद करवाते, किया सेंटेड हमेशा सुगंध जाता है, अभी तो केवल दिखाई ही देते रहता है। भगवान की दूसरी गलती हो गई, चंदन में फूल नहीं थी, ये भगवान की दूसरी गलती। इतना सेंटेड चंदन और लोग फूल ही नहीं है, लकड़ी पकड़ पकड़ के सूंघ, कितना मिस्टेक है उनका, भारी मिस्टेक। अगर चंदन में फूल होता तो कितना बेहतर होता, लकड़ी सूंघना नहीं पड़ता। और भगवान की तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक यही है, गन्ना लाखों में एक है, इतना मीठा है, फल नहीं। बताओ बताओ भगवान की कितनी बड़ी मिस्टेक, गन्ना में फल नहीं है। अगर गन्ना में फल होता तो कितना मजेदार होता। ये पकड़ के हम जान रहे हैं मीठा है, लाखों में एक है, लेकिन खींच रहे हैं, लेकिन लग रहा है दांत तो नहीं खींचा जाएगा। कई लोग दूसरा को देता है कि जरा छील के दे दो, हम केवल इसको खाएंगे, और नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो भगवान की गलती है, लाखों में एक है, एकदम औषधीय पौधा है, एकदम सुगंधित है, और इसमें फल नहीं है। तो बस इतना कहानी काफी, इतना कहानी काफी है। अब परीक्षा में जैसे ही आएगा तुमको गन्ना अनुसंधान केंद्र, तो आपको तुरंत समझ लेना है कि गन्ना लाखों में एक है, और लाखों में एक है तो लखनऊ है, लाखों में ये लखनऊ है। जैसे कहेंगे औषधीय, कहना सर गन्ना औषधीय भी है, सुगंधित भी है, तो गन्ना अनुसंधान केंद्र, औषधीय एवं सुगंधित पौधा अनुसंधान केंद्र, तो आपको ध्यान रखना है कहाँ है, लखनऊ। और दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, कानपुर। बहुत बढ़िया समझ लो, बस 2-4 और समझ लेना है। अनुसंधान केंद्र से एक क्वेश्चन रहता है, और जो लड़के एकदम पूरा ध्यान देंगे उनको बिल्कुल क्लियर। हाँ, जौहर अनुसंधान केंद्र भी यही है, बिल्कुल सही आपने फरमाया। चलिए अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब आपको 2-3 और करते हैं। ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये हरियाणा के करनाल में स्थित। करनाल, जैसे ही हम कहेंगे डेयरी अनुसंधान केंद्र, तो आपको ध्यान रखना है कि डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो डेयरी कहाँ है, तो आपको इतना ही ध्यान रखना है कि सर डेयरी
जानवरों से आता है, दूध से बनता है। अब घोड़ा, ऊंट, ये सब जानवर से डेयरी चले, और डेयरी में जानवर में खुर में नाल लगाए जाते हैं और करनाल, बस दिमाग में सेट रखना है, नाल करनाल। एकदम जैसे कहेगा डेयरी तो कहना कि सर डेयरी बने जानवर, और जानवर तो हरा हरा चीज खाएगा, तो ये हरियाणा में है, कैसे जाना जी? तो सर डेयरी में गाय भैंस तो रहता है सर, और हरा हरा खाता है सर, तो हरियाणा में है। और हरियाणा में कहाँ है जी? तो जी जानवरों में नाल लगता है सर, करनाल में। तो हम समझते हैं कि एक करनाल भी सारे बच्चे को बिल्कुल एकदम परमानेंट याद हो गया हो। देखो परमानेंट याद करो कि हाँ सर एकदम पूरा हमको क्लियर हो गया। अब इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है, भैंस अनुसंधान संस्थान। इस परीक्षा में जैसे ही पूछेगा भैंस, तो कहना कि सर भैंस भी तो हर्रे हर्रे में खाती है, और इसीलिए भैंस भी हरियाणा में, भैंस भी हरियाणा में। जैसे ही कहेंगे भैंस तो कहना कि वो भैंस भी हरियाणा में। और जानते हैं सर हमारे दादा में बंटवारा हुआ तो भैंस हमारे हिस्सा में दादा के आ गया, ये हिस्सा में भैंस आ गया। हिस्सा से हिसाब दिमाग में सेट रखना। देखो जी एकदम दिमाग में सब कुछ सेट रखेगा कि सर एकदम क्लियर हो गया। भैंस अनुसंधान संस्थान कहेंगे तो कहना कि सर भैंस भी हरा हरा खाएगा तो हरियाणा में होगी। और भैंस सर दादा के बंटवारा हुआ था ना, तो भैंस हमारे हिस्सा में आ गया था, और इसीलिए हमारे दादा वाला हिस्सा में भैंस आ गया, और हिस्सा से हिसाब दिमाग में एकदम सेट रखना। तो अब आपको दिमाग में बिल्कुल बैठ गया होगा। अब जरा ध्यान दो, सबसे शर्मिला हमारा आलू, आलू में लगता है नाक मुंह इधर उधर बनाए हुए, सबसे शर्मिला, इसलिए ये बेचारा शिमला में आलू अनुसंधान केंद्र। जैसे ही पूछेगा आलू अनुसंधान केंद्र, कहना सर आलू देखे हैं, लगता है एकदम शर्माया हुआ, सबसे शर्मिला, और ये बेचारा है शिमला। आलू है शर्मिला और वो हो गया शिमला। अब कहीं भी आलू के नाक कान देखोगे तो तुम कहोगे आहा कितना शर्मा रहा है, और शर्मा रहा है तो आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? शिमला। देखिए बहुत बढ़िया, अब आपका एकदम क्लियर हो गया है। अब यहाँ पे इतना आपको मेन है। इधर थोड़ा सा एक क्या हुआ है, टिड्डा का आक्रमण इधर 1-2 साल में थोड़ा बढ़ा, और इसीलिए आपको एक क्वेश्चन आएगा, टिड्डा चेतावनी केंद्र कहाँ स्थित? टिड्डा चेतावनी केंद्र, चूंकि इधर 2 साल में टिड्डा का अटैक जो बढ़ा है ना, तो कोशिश करता है कि बच्चे के अंदर वो सेंस है या नहीं। तो जैसे ही कहेगा टिड्डा चेतावनी केंद्र, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जोधपुर में है, राजस्थान में। टिड्डा चेतावनी केंद्र कहाँ है? तो आपको ध्यान रखना है कि टिड्डा एकदम सब चीज खा जाएगा। टिड्डा है ना जो सब खा जाता है, तो जो सब खा जाता है, टिड्डा है ना जो सब खा जाता है, तो जोधपुर ध्यान रखना, राजस्थान। तो अब हम समझते हैं कि एकदम पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए बच्चे कह रहे हैं कि इस बार एमपीएस का है, सभी क्वेश्चन जो आप देख रहे हो ना, हमने पूरा काफी मेहनत से आपके लिए इसको बना दिया। ये जहां बच्चे के अंदर दिमाग में एक बार बैठ गया, फिर बाकी मेन तो होता है याद करना कि लाइफ टाइम कैसे याद रहेगा। लाइफ टाइम जब तक याद नहीं करोगे, केवल हम लिखवा दे लिखो जी केंद्रीय आलू संस्थान क्या बोले सर शिमला, तो उससे नहीं ना होगा। एकदम फटाफट, अब देखो अभी तुमसे हम ट्राई करवाएंगे, 5 ट्राई मारा तो एकदम लाइन क्लियर, सर मजा आ गया। अब तो एकदम कोई दिक्कत ही हमको नहीं होता है, इसको एकदम छोटा छोटा कर दिए। अब देखो सभी बच्चे से पूछा जाएगा, एकदम जल्दी जल्दी बोलेगा, तंबाकू अनुसंधान संस्थान, जल्दी। तंबाकू अनुसंधान, तंबाकू का मतलब हो गया राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, वेरी गुड, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश। समुद्री मछली अनुसंधान केंद्र, जल्दी, समुद्री मछली अनुसंधान केंद्र, जल्दी जल्दी। केरल का कोच्चि, केरल का कोच्चि, समुद्री मछली तो कोच्चि केरल में स्थित है, बहुत सुंदर। अगला नंबर जल्दी बताओ, चावल अनुसंधान केंद्र, चावल अनुसंधान केंद्र, जल्दी। चावल अनुसंधान केंद्र, कट कट मार रहे हैं, कटक, वेरी गुड, बहुत सुंदर, कटक, कटक, बहुत सुंदर। चलो जल्दी बता दो, गन्ना अनुसंधान केंद्र, गन्ना, गन्ना अनुसंधान केंद्र, गन्ना अनुसंधान केंद्र, गन्ना लाखों में एक है, लखनऊ, वेरी गुड। जल्दी बता दो एकदम जल्दी,
भैंस के बारे में, भैंस का अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, अभी सिखाए थे भैंस। भैंस हमारे हिस्सा में आ गया, हिसार हरियाणा, बिल्कुल सही आंसर आपने दिया। आलू अनुसंधान केंद्र, आलू अनुसंधान केंद्र जल्दी, आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, शिमला, वेरी गुड। टिड्डा चेतावनी केंद्र कहाँ स्थित है, टिड्डा चेतावनी केंद्र, टिड्डा चेतावनी केंद्र, टिड्डा है ना सर, जो है ना सब खा जाता है, और जो से ध्यान रखना है जोधपुर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एकदम देखो सही सही चल रहा है। जल्दी जल्दी एक और बता दो, शुष्क कृषि अनुसंधान केंद्र, शुष्क कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। सारे बच्चे को एकदम याद होगा कि शुष्क कृषि, सूखा कृषि है, ऐसा कृषि होता है, और है हैदराबाद, बिल्कुल सही। देखो एकदम जबरदस्त तुम लोग बनाया, वेरी गुड, बहुत सुंदर। अब अगले दिन, अभी एक दिन और लगभग कृषि चले, अगले क्लास में कृषि कंप्लीट हो जाएगा, और तुमको लगेगा कि सर अब क्वेश्चन आ जाए कृषि से, जबरदस्त बनाएंगे, एकदम सही बनेगा हम लोग को। तो चलिए आपका यहाँ तक का सेक्शन हो गया, एक दिन और क्लास लेंगे।